नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बंगाल में अब होगा हिसाब और हिंदुओं को मिलेगा इंसाफ। जी हां, सीधे तौर पर विधानसभा सत्र इस समय चल रहा है और विधानसभा में आज 2 विधेयक पेश होने हैं ओबीसी से जुड़े हुए। आखिर क्या कुछ खास है इसमें, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में किसान पोर्टल अब कहीं ना कहीं कमान संभालते हुए नजर आएंगे और खुद ही अपडेट कर सकेंगे इसको लेकर किस तरीके से इस पोर्टल पर किसानों को रजिस्ट्रेशन करना है और इस पोर्टल का क्या कुछ फायदा किसानों को मिलेगा, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी, जहां फीफा में कनाडा हिट और दक्षिण अफ्रीका चित। जी हां, कनाडा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ ही ऐतिहासिक जीत भी इसे कहा जा रहा है। और कैसा रहा प्रदर्शन कनाडा का इस जीत के दौरान, बताएंगे और दिखाएंगे इस तस्वीरों के दौरान। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले और प्रमुख खबर की आपको बात करते हैं। नई सरकार, नया तेवर और फैसलों की रफ्तार। बंगाल की सत्ता में बदलाव के बाद शुभेंदु सरकार एक एक करके ममता सरकार के कई बड़े फैसलों की समीक्षा कर रही है, जिसमें अब सबसे बड़ा वार हुआ है ओबीसी आरक्षण की उस व्यवस्था पर जिस पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। जी हां, विधानसभा में आज ऐसे संशोधन विधेयक पेश होने जा रहे हैं जो सिर्फ आरक्षण की तस्वीर को नहीं बदलेंगे बल्कि बंगाल की सियासत का पूरा समीकरण बदल देंगे। शुभेंदु सरकार ओबीसी की पुरानी कैटेगरी खत्म करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में भी सरकार बड़ा कदम इस समय उठाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर एक बैठक बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी और इस समिति के गठन को लेकर के भी किस तरीके की कवायद हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं, बताएंगे आपको इस पूरी खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसी के साथ सबसे पहले नजर डालते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं बंगाल में ओबीसी आरक्षण। तो बंगाल में ओबीसी आरक्षण में यह बदलाव, जहां 2 विधेयकों में संशोधन होना है और इसको आज पेश किया जाएगा। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो पूरी तरह से पुराने शेड्यूल है वो हटाया जाएगा, जो पूरी विधानसभा में ये पेश होगा और पूरी तरह से पुराने शेड्यूल 1 जो है वो हटाया जाएगा। ओबीसी ए कैटेगरी और ओबीसी बी कैटेगरी, इसमें अगर हम देखें तो ओबीसी जो कैटेगरी ए है उसमें 65 समुदाय हटाए जाएंगे। कैटेगरी बी की अगर हम बात करें तो 78 समुदाय कैटेगरी बी से भी हटाए जाएंगे और 2012 से पहले की जो व्यवस्था थी उसी को लागू किया जाएगा। तो बंगाल में ओबीसी आरक्षण में ये बड़ा बदलाव आज देखने को मिलेगा, जहां कैटेगरी बी में 78 समुदाय हटाए जाएंगे और कैटेगरी ए से भी कई सारे समुदाय हटाए जाएंगे। तो बंगाल में ओबीसी आरक्षण में ये बदलाव और 2000 पहले से जो व्यवस्था थी वही लागू किया जाएगा वापस। हालांकि अगर हम देखें तो 2012 में ममता बनर्जी जब आई तब उनकी तरफ से इसे लागू किया गया था। और इसके साथ ही मुस्लिमों के आरक्षण में भी कटौती कहीं ना कहीं की जा रही है। किस तरीके से ये कटौती हो रही है वो भी आपको बताते हैं। 17% से घटकर 7% अब ओबीसी कोटा जो है वो हो जाएगा। मुस्लिम बहुल की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुल 10% आरक्षण जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, जो ममता सरकार ने, पुरानी सरकार ने दिया हुआ था। इसके साथ ही मुस्लिम में ओबीसी ए कैटेगरी जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगी। और ओबीसी बी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें 7% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो हिंदू जातियां हैं उनकी अनदेखी की गई और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप पूर्व की सरकार पर लगाया गया। लेकिन अब बदलाव देखने को मिलता है। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कई सारे बड़े फैसले किए गए, जिसमें आज जो बड़ा फैसला है उसकी भी तस्वीर आज नजर आएगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने मुस्लिम को ओबीसी का लाभ दिया, ये बात कही गई। लेकिन अब
परिवर्तन हो चुका है और अब बदलाव देखने को मिल रहा है। आज विधानसभा के सत्र के दौरान ये विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही जो दूसरा संशोधन विधेयक है उसमें क्या कुछ खास है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दूसरे संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें तो 1993 के पिछड़ा वर्ग कानून में ये प्रस्तावित है संशोधन, और गलत ओबीसी सूची पर आपत्ति दर्ज की जाएगी और जो बाहर समुदाय है, जो बाहर रखे हुए समुदाय हैं, वो भी अब इसमें कहीं ना कहीं अपना आवेदन कर सकते हैं, जो और ऐसी चीज जो अभी तक नहीं की गई थी। बाहर रखे हुए समुदाय भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और ओबीसी सूची से जो लोग छूट गए हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयोग जो है, आयोग सभी शिकायतों की जांच करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देगा, सरकार के सामने पेश करेगा और ममता सरकार के दौरान जो शिकायतें आई उन तमाम शिकायतों को भी देखा जाएगा और फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्रों को लेकर भी जो विवाद है उनकी भी अब जांच की जाएगी। तो सीधे तौर पर यह बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन जहां एक तरफ ओबीसी कैटेगरी को लेकर यह बड़ा फैसला, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर भी समिति का गठन होना है, क्योंकि यूसीसी की अगर हम बात करें तो यूसीसी पर समिति गठन की घोषणा इस समय की गई है और घोषणा संभव है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ सकते हैं। आदिवासी समुदाय हालांकि यूसीसी से बाहर रहेंगे, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है और साथ ही अनुच्छेद 366, 25 और 342 के तहत संरक्षण दिया जाएगा। एसटी समुदायों पर यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। तो यूसीसी को लेकर कौन कौन इसमें दायरे में आएगा और कौन कौन इससे बाहर होगा वो हमने आपको बताया और इसके साथ ही समिति के गठन को जो ऐलान है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुमकिन है इसको लेकर। तो यूसीसी पर भी इस समय काफी तेज तैयारियां पश्चिम बंगाल के अंदर नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने ये साफ और ये स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है और पार्टी स्थापना के समय से ही यूसीसी की पक्षधर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद थे तब भी ये मुद्दा उठता रहा है और आज देश में सरकार होने के बावजूद पार्टी का रुख वही की वही है। समेक भट्टाचार्य ने और क्या कुछ कहा है एक बार वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है यूसीसी का बात ही जनता के सामने रखा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सेट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। तो समेक भट्टाचार्य को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी वहां वहां यूसीसी लाया जाएगा। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यूसीसी को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऐलान के बताया जा रहा है कि इसका ऐलान हो सकता है और समिति की घोषणा की जा सकती है। सौरभ, कृतिका, देखिए आज विधानसभा बाजेट क्षेत्र का जो अधिवेशन है उसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यूसीसी की विधि क्या होगी, यूसीसी बंगाल में यूसीसी किस तरह से लागू होगी उसको लेकर एक कमेटी गठन की घोषणा कर सकते हैं, उसको लेकर एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि वो स्टेटमेंट दे सकते हैं और इसमें एक रिटायर्ड जस्टिस के तहत एक कमेटी फॉर्म किया जा सकता है। सुना जा रहा है कि जो रिटायर्ड जस्टिस होंगे वो रिटायर्ड जस्टिस कोई लेडी रिटायर्ड जस्टिस है और जिनकी इन कामों में जिनका अनुभव है वो अभी भी बहुत सारे कमेटी के मेंबर हैं और बहुत सारे राज्य में काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे रिटायर्ड जस्टिस के तहत ही ये कमेटी गठन किया जाएगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। क्योंकि अभी यूसीसी की जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यूसीसी लागू होगा, हम यूसीसी लाएंगे, और तभी इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। जितने भी विरोधी पक्ष है सभी का कहना है कि यूसीसी किस तरह से यहाँ पर लागू करने की बात है उसको लेकर एक विवाद शुरू हो गया। तो उसके चलते ये कमेटी भी फॉर्म किया जा रहा है ताकि सब पक्षों की बात को रखकर ये फॉर्म ये यूसीसी जो है बंगाल में वो लागू किया जाए। लेकिन एक बात राज्य बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जनजाति तफसीली जो जाति है, जो एससी है, वो यूसीसी के बाहर होंगे। संविधान में उनको जो सुविधाएं दिया गया है उसके तहत
जनजाति को यूसीसी के बाहर रखा जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें सब कह रहे हैं। तो आगे चल के ये देखना होगा कि ये कमिटी कैसे फॉर्म होती है, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, और आगे आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी क्या स्टेटमेंट देते हैं यूसीसी को लेकर, उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही आज विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स अभी तक मिल पाए हैं? देखिए, ओबीसी के लेकर, ओबीसी की जो संशोधनी आ रहा है, जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसका एक है 2012 में जब ममता बनर्जी की सरकार थी यहाँ पर, तो ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले लेफ्ट फ्रंट के जमाने में जो नियम था उसमें बदली लाया था, और बदली लाकर वहां पर शेड्यूल 1 में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, इन दोनों में 65%, 78% रिजर्वेशन करके उसमें ज्यादा तक ज्यादा मुस्लिम बहुत सारे कम्युनिटी है, जो गोष्ठी है, जो उनको इसके सुविधा मिले थे, ओबीसी के तहत लाया गया था। लेकिन वो अदालत में चैलेंज हुआ था, और अदालत के बाद उसके तहत अदालत ने भी उसको खारिज कर दिया है। और राज्य बीजेपी का भी कहना था कि असल में जो बहुत सारे ऐसे हिंदू संप्रदाय है जिनको बाहर रखकर मुस्लिम जनजाति के कुछ कम्युनिटी को ज्यादा सुविधा दिया गया है। तो ये विवाद था, इस विवाद को लेकर उसने रेक्टिफिकेशन लाया जा रहा है, और जैसे 2012 से पहले जैसे था लगभग वही एक स्थिति तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक कमीशन गठन किया जा रहा है, जिस कमीशन आगे चल के ये तय करेगा कि 7% और 10% जो लेफ्ट अमल में थे उसके लिए कितना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। नागरिक भी अगर चाहे तो इस कमीशन के सामने अपना आपत्ति जता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां सरकार की कोशिश सिर्फ खेत तक पानी पहुंचाने की नहीं है, बल्कि किसान तक तकनीक यानी टेक्नोलॉजी पहुंचाने की भी है। जी हाँ, डिजिटल इंडिया की ताकत अब गांव, खेत और खलिहान तक पहुंच रही है, और यही वजह है कि अब हर किसान को एक डिजिटल पहचान देने का अभियान भी तेज कर दिया गया, ताकि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो बिना बिचौलियों के, बिना देरी के और पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे किसान तक पहुंचे। फार्मर आईडी के तहत, फार्मर आईडी के जरिए अगर हम देखें तो किसान का जो पूरा रिकॉर्ड है, जमीन का ब्यौरा है और सरकारी सहायता, ये सब कुछ जो है सिर्फ एक क्लिक पर ही किसान को उपलब्ध होगा। यानी पीएम किसान से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा तक हर योजना का रास्ता होगा एकदम आसान। तो यूपी के किसान आखिर कैसे फार्मर आईडी बना सकते हैं, क्या होंगे इसके बड़े फायदे और क्यों इसे किसानों के लिए गेम चेंजर इस समय माना जा रहा है, वो आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं डिजिटल इंडिया के डिजिटल किसान। तो जी हाँ, आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया की ये डिजिटल किसान और किसान आईडी बनाने का जो पूरा अभियान है वो उत्तर प्रदेश में इस समय तेज हो चुका है। किसान रजिस्ट्री और एक साथ ऑनलाइन होगी अब, और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि यूपी किसान रजिस्ट्री एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पीएम सम्मान किसान निधि का भी लाभ किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो डिजिटल इंडिया के जो किसान हैं वो भी डिजिटल होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में भी सीधे तौर पर किसानों को इसके जरिए मदद मिलेगी। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा किसान, 2 करोड़ से ज्यादा जो फार्मर है वो इस आईडी से जुड़ चुके हैं। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो कुल 10 करोड़ किसान अब डिजिटल हो चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी अभी तक इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं और आप कंफ्यूजन में है कि आखिर इससे कैसे जुड़ा जाए, कैसे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इस पर, तो वो भी आपको बता देते हैं। बेहद ही आसान है, इसकी पूरी रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है बेहद ही सरल है, और ऑनलाइन जाकर आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ एक वेबसाइट है upfr.agristech.gov.in, वहां पर आपको जाना है, उस पर लॉगिन करना है, अपना नाम, पासवर्ड आपको दर्ज करना होगा, और जो जरूरी कागजात एप्लीकेशन के जरिए मांगे जाएं उन्हें आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें जो है वो आपको इस पर दर्ज करनी है। उसके बाद में आपके पास में आपके फोन पे आएगा एक ओटीपी।
उस OTP को डाल करके आप सत्यापन करें, यानी कि वेरीफाई करें, और सरकार आपको दस्तावेजों का पूरा सत्यापन करने में सरकार भी मदद करेगी। तो ये पूरी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया है जो बेहद ही आसान है, बेहद ही सरल है, और कोई भी किसान इस पर खुद को अपलोड कर सकता है। और इससे सीधे तौर पर हम देखें तो किसानों को जो तमाम योजनाएं सरकार चला रही है किसानों के फायदे के लिए, उसका फायदा किसानों को मिलेगा। अब किसानों को आखिर कैसे और क्या फायदा मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। किसानों को दरअसल सीधे तौर पर फायदा मिलेगा कि किसानों की वेरीफाइड डिजिटल पहचान होगी, किसानों को ज्यादा सहायता मिलेगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो बेहद ही सरल है। इसमें जो हम आपको इस समय दिखा भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आपको इस पर रजिस्टर करना है, नाम पासवर्ड आपको दर्ज करना है, और पारदर्शिता के साथ में भ्रष्टाचार पर भी इसके जरिए कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान की जो सरकार है, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं लाई जाती हैं किसानों के फायदे के लिए, लेकिन उनका फायदा किसानों को ना मिल करके और बिचौलियों को मिल जाता है। कई बार किसानों तक उन योजनाओं का फायदा पहुंचने में देरी हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब यूपी के किसान इस पर जाकर के इस एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे तो उस योजनाओं का सीधा फायदा किसानों को मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा, जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगेगी, क्योंकि किसान और सरकार दोनों के बीच में जो समन्वय है और बीच में उनके अब कोई भी नहीं होगा, जिससे भ्रष्टाचार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सबूतों पर आधारित खेती को पॉलिसी बनाना होगा, और साथ ही सब्सिडी, ऋण, बीमा योजनाओं का भी सीधे तौर पर किसानों को लाभ होगा। जो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही, जिसमें PM किसान है, PM FBY है और किसान क्रेडिट कार्ड, जो तमाम योजनाएं हैं उनका भी सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा। तो आप इतने आसान इसके स्टेप्स हैं, बड़े आसानी के साथ आप इस पर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, और जो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं इस समय चलाई जा रही हैं उनका सीधे तौर पर फायदा किसानों को इसके जरिए मिलेगा। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक 2 करोड़ किसान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, खुद को रजिस्टर करा चुके हैं, और पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में 10 करोड़ किसान जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप भी किसान हैं और अभी तक आप इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप इस पर रजिस्टर करके खुद को जोड़ सकते हैं और सरकार की योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, सीधे तौर पर डिजिटल इंडिया के डिजिटल किसान और जो बिचौलिए और जो भ्रष्टाचार तमाम होता था अब वो नहीं होगा। बड़ी आसानी स्टेप्स के साथ किसान खुद को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं, और जो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं किसानों के भले के लिए, किसानों के लाभ के लिए चलाई जा रही हैं, उनका सीधा लाभ भी किसानों को मिलेगा। विकास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कृषि क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन के मामले में ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे किसानों को अब तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनको जो तमाम सारी जगह जाते हैं, चाहे कृषि विभाग हो या जन सेवा केंद्र हो, वहाँ पर जाकर नहीं अपने दस्तावेज ठीक कराने पड़ेंगे। वो स्वयं ही अपने दस्तावेजों को ठीक कर सकते हैं, और कहीं न कहीं तमाम चीज़ें हो जाने के कारण अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो लाभ की चीज़ थी, उनको जो योजनाओं का लाभ मिलता था उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और कोई कमी नहीं रहेगी। तमाम बार ऐसे होता था किसान सम्मान निधि खाते में नहीं पहुंची, कोई उनका डेटा गलत है, उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, उनके नाम पिता के गलत हैं, तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती थी। वहीं फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए भी ऐसी तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। ये सारी चीज़ें अब उनको स्वयं ही ठीक करने के लिए उनके हाथ में होगा, वो इसमें स्वयं ठीक कर सकते हैं। और योजनाओं में सबसे बड़ी बात रहेगी पारदर्शिता आएगी। जो व्यक्ति रहेगा, एक किसानों को जो डाटाबेस तैयार किया जाता है उसकी भूमिका में भी ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि सारे किसानों का डेटाबेस भी इकट्ठा हो जाएगा, और साथ साथ जो सही लाभार्थी हैं वही इसमें रहेगा, फेक आईडी इसमें नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा कदम है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, किसानों की सहूलियत के लिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, उनके जीवन को और सरल बनाने के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। और उत्तर प्रदेश कृषि आधारित क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ी संख्या में किसान होते हैं, और हम देखते हैं जो छोटे किसान खास तौर से होते हैं, लघु सीमांत किसान, उनके लिए बड़ी चीज है कि वो बेचारे लोग खेती का कामकाज करें या तहसील के चक्कर लगाएं, कृषि विभाग के चक्कर लगाएं, तो उनके लिए ये एक बड़ा कदम है कि वो सब लोग भी अपना डेटाबेस तैयार करा सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। अब उनको सही योजना का लाभ मिलेगा, उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।
और इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में आखिर किस तरीके से एक टीम ने रचा है इतिहास, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जहां हर 90 मिनट इतिहास लिख रहे हैं और हर मुकाबला किसी सपने को उड़ान तो किसी दिग्गज की उम्मीदों को झटका दे रहा है। जी हां, और इस बार मैदान पर सिर्फ गोल नहीं बल्कि नए रिकॉर्ड, नए हीरो और नए दावेदार भी जन्म ले रहे हैं। इन सब के बीच अभी तक के टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है कनाडा ने, जिसने पहली बार अंतिम 16 में अपनी जगह बनाते हुए दुनिया को यह बता दिया कि अब फुटबॉल की ताकत सिर्फ पारंपरिक दिग्गजों तक सीमित नहीं रही। तो वहीं दूसरी ओर आज बारी है एक और हाई वोल्टेज टक्कर की। 5 बार के चैंपियन ब्राजील और उलटफेर की पहचान बन चुका जापान, यानी अनुभव बनाम जुनून। और ऐसे में देखना यह होगा कि क्या ब्राजील अपनी बादशाहत कायम रखेगा या फिर जापान एक और बड़ा धमाका करेगा। हर किसी की नजर आज के इस मैच पर है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी गौरव से। उससे पहले आपको दिखाते हैं फीफा में कनाडा का धमाका। तो जी हां, फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा का ये धमाका नजर आया, जहां अंतिम 16 में धमाकेदार एंट्री कनाडा ने की है। हालांकि इसी के साथ इतिहास भी रच दिया है और विश्व कप नॉकआउट में ये पहली जीत दर्ज की है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2014 के बाद मेजबान देश जो है वो चमकता हुआ नजर आया। इससे पहले 2014 में मेजबान देश चमका था और साथ ही नॉकआउट में जीतने वाला पहला मेजबान देश इस समय कनाडा बन चुका है, जो दम कनाडा ने दिखाया। और कनाडा ने अपने दम के साथ ही आपको ये भी बता दें कि मैच में आक्रामक अंदाज कनाडा का इस बार नजर आया है। यूस्टाकियो ने विजयी गोल किया कनाडा को और उसी गोल के आधार पर ये जीत हासिल हुई है। पोस्ट पर 7 सटीक शॉट्स लगाए, जहां दक्षिण अफ्रीका का जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं बेबस इस बार नजर आया है। और पहली बार वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में प्रवेश किया है कनाडा ने और पहली बार लगातार दूसरी जीत भी दर्ज की। 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में अंतिम 16 का टिकट लेने वाली पहली टीम बन चुकी है। डिफेंस से लेकर आक्रमण तक कनाडा का जो कंट्रोल, बेहतरीन कंट्रोल इस दौरान नजर आया और अंतिम 16 में अपनी जगह भी बनाई। लेकिन इसके साथ ही कनाडा के अलावा अगर हम देखें तो आज के मैच जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है, ब्राजील वर्सेस जापान, जो कि आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। ह्यूस्टन में NRG स्टेडियम में ये खेला जाएगा। और अब तक अगर हम देखें तो ब्राजील और जापान 10 बार आपस में टक्कर हुई है इनकी, जहां ब्राजील ने 7 मैच अपने नाम किए तो वहीं जापान ने 1 मैच जीता है और साथ ही 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो इन आंकड़ों के मुताबिक तो अगर हम देखें तो ब्राजील कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन जापान की जब हम बात करते हैं तो जापान इस समय इस बार का जो टूर्नामेंट रहा उसमें काफी उलटफेर करने वाला जापान नजर आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गौरव, सबसे पहले आज के मैच की अगर हम बात करें तो 2 बड़ी टीमों के बीच आज का मुकाबला, जहां ब्राजील जो 5 बार की विजेता है तो वहीं दूसरी तरफ है जापान जो ग्रुप दौर में अजय रहते हुए नॉकआउट राउंड में पहुंचा है। तो कैसे देखते हैं आज होने वाले इस मुकाबले को और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है? गौरव,
हाँ, कृतिका, अगर बात की शुरुआत करें ब्राज़ील के साथ, तो अगर इस पूरी टीम को देखें तो कार्लो एंचेलोटी के मैनेजिंग काल में जिस तरह से ये टीम ग्रो अप हुई है और जिस तरह से इसने पूरा फीफा वर्ल्ड कप का इस बार का जो कैंपेन है अपना जिस तरह से स्टार्ट किया, उन्होंने काफ़ी धीमा कैंपेन एक तरह से कह सकते हैं स्टार्ट किया, जहाँ मोरक्को के खिलाफ उनको ड्रॉ खेलना पड़ा, लेकिन इसके बाद टीम ने हैती और स्कॉटलैंड जैसी टीमों को हराया और टीम के पास अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से नेमार की हम बात करते हैं, नेमार हालांकि कुछ समय के लिए बेंच पे भी रहे, उनको स्कॉटलैंड के खिलाफ में भी बेंच पे रहना पड़ा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाद में वापसी की और बाद में एक टीम के लिए एक साथ जुड़े रहना जो होता है वो कहीं ना कहीं एक मैटर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्राज़ील की इस वक्त विनीशियस जूनियर का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से वो एक अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। अब तक वर्ल्ड कप में अब तक 4 गोल कर चुके हैं, हर लीग मैच में उन्होंने गोल किए हुए हैं और ख़ास तौर से कार्लो एंचेलोटी जब से मैनेजर बने हैं ब्राज़ील के, तब से उनका जो फॉर्म है वो और भी ज़्यादा बेहतर हुआ है। यानी कि अगर आप देखें तो कार्लो एंचेलोटी के आने के बाद से उन्होंने 12 मैच खेले जिसमें उन्होंने 7 गोल किए हैं, जबकि इससे पहले देखें जब वो मैनेजर नहीं थे तब 39 मैच में उनके केवल 6 गोल थे। तो इससे आप साफ एक अंतर दिखा सकती हैं, जान सकती हैं कि किस तरह का बड़ा अंतर जो है वो एक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ब्राज़ील की टीम इस समय संगठित रूप से दिख रही है, एक दिख रही है और जैसे जैसे टीम के सामने अब आगे की जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, टीम एक सही रणनीति के साथ एक हर टीम के हिसाब की रणनीति के हिसाब से अपने आप को निखार रही है, अपने आप को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब बात करें अगर जापान की, तो इस टीम का जो ओवरऑल अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा रहा है कि टीम जो है वो उलटफेर करने में माहिर भी रही है, लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप्स अगर देखें तो बहुत टीम के लिए अनलकी रही है कि टीम जो है वो राउंड ऑफ 16 से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। 2018 में टीम को बेल्जियम के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, तो वहीं 2022 में भी टीम जो है वो राउंड ऑफ 16 की जो बाधा थी उसको पार कर पाने में नाकाम रही थी। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ था, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है पिछले साल। तो वहाँ पर पिछले साल जापान की टीम को 3-2 से एक बड़ी जीत जो है वो कह सकते हैं इसलिए मिली थी क्योंकि जो टीम ने जापान ने जो 3 गोल किए थे वो 19 मिनट के अंदर आए थे। यानी कि ये एक बड़ी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक इस टीम की एक बड़ी ताकत है और कहीं ना कहीं इस टीम को ये याद रहेगा कि जब पिछले साल उन्होंने ये जीत हासिल की है तो उसी काम को यहाँ पे वो एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, क्योंकि अब ये नॉकआउट की जंग है और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि अगर इसमें एक भी गलती हुई वो बहुत भारी पड़ेगी आपके पूरे विश्व कप कैंपेन पर। जी बिल्कुल, चलिए आप आज के इस मैच पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेंगे, लेकिन इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।